भाभी उधर भैया नहीं है, शहीद हो गए बोले। संभालिए आंटी, संभालिए। मेरे भैया नहीं है, शहीद हो गए। भाभी नहीं है, मेरे भैया बोलने से पता चला है। फिर इनका चाचा लोग बोले हैं नहीं भाभी भैया नहीं है, बोलने से पता चला है 4 बजे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ते लड़ते अपनी प्राण की आहुति दे दिए हैं, स्वर्गीय नारायण सोढ़ी, जो माओवादियों से लड़ते लड़ते उन्होंने कहीं ना कहीं बेबाक तरीके से वहाँ पे मौजूद के साथ जिस तरीके से माओवादियों का सामना किया और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। आज उन्हीं की कहानी, उनके घर परिवार में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनका जीवन था, किस तरीके से वो पुलिस बने, जवान बने, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने फेस किया, किस तरीके से कितने सालों का संघर्ष था और किस तरीके का परिवेश देखने को मिला इतने सालों में जब वो शहीद हुए। उस बीच में किस तरीके से उनकी जीवन परिचय थी, उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। उनकी पुत्री यहाँ पे मौजूद है, उनके घर पर मैं मौजूद हूँ। उनसे हम जानने, समझने और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शुक्रिया सोढ़ी। कितने, कौन से क्लास तक पढ़ा है आपने? अभी बीएससी फाइनल हुआ है। अच्छा, अभी फाइनल हो गई है आपकी? जी। तो आपके पापा पहले से ही पुलिस बनना चाहते थे? हाँ जी। कब कब मतलब दाखिला हुआ था उनका, कब वो ज्वाइन किए थे? 2005 में हुआ था। ऐसी कोई मजबूरी थी या फिर डायरेक्ट पुलिस में जाना चाहते थे? मजबूरी थी सर। जब एसपीओ में आए पापा, पुलिस भर्ती हुआ ना पापा का, तो गांव वाले लोग भगा दिए हम लोग को। तो फिर हम लोग अपने गांव से फिर आवापल्ली आए हैं। फिर आवापल्ली में रहते रहते फिर पापा को जॉब बीजापुर में लगा, तो फिर हम लोग आवापल्ली से बीजापुर आ गए। अच्छा, जब आवापल्ली आए थे, तो आवापल्ली जब आए थे तो जब पहले आप लोग गांव कौन सा था? हम लोग का गांव है पुन्नूर। अच्छा, पुन्नूर है। जी। अच्छा, तो पुन्नूर से आप लोग आवापल्ली आए थे? जी। आवापल्ली जब आए थे उस दरमियान आपके पापा एसपीओ बने थे? जी, एसपीओ में थे पापा। ये कब की बात होगी? ये 2005 में। 2005 में। 2005 में कितने साल आवापल्ली में पदस्थ थे वो एसपीओ के पद पर? 8 साल तक। अच्छा, फिर बीजापुर कब आए? 2015 में आए हैं, 2015-16 में आए हैं। 15-16 में बीजापुर आए थे। बीजापुर आए जी। तो फिर यहाँ पे वो फिर आरक्षक बने ना? जी, यहाँ पे आके फिर आरक्षक बने। फिर पापा का प्रमोशन हुआ, फिर पापा प्रधान आरक्षक बने फिर। अच्छा, प्रधान आरक्षक बने। जी। तो जब प्रधान आरक्षक बने उसके बाद जब वो तर्रेम में पुलिस और आपके पिताजी भी वहाँ मौजूद थे, तो और माओवादियों के बीच में एक तरीके से मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में वो शहीद हुए। किस तरीके से घटनाक्रम था, कुछ जानकारी मिली आपको कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने लोग थे? जी, मेरा पापा का कॉल आया था। मतलब उधर नेटवर्क नहीं है ना, तो फिर नेटवर्क नहीं है तो फिर मतलब एक पेड़ में चढ़ के पापा को कॉल किए थे, बात करना था। तो मम्मी का मतलब तबीयत ख़राब था, तो फिर फ़ोन किए थे पापा। तो मतलब नाइट में ही बात हुआ था, फिर मॉर्निंग में बात नहीं हुआ। फिर पापा 11 बजे जैसे पापा लोग ड्यूटी चले गए। उसके बाद फिर 1-2 बजे घटना हुआ है, ये मुठभेड़ हुआ। तो फिर दिन के 1-2 बजे? हाँ, दिन के। तो फिर खबर फिर कब आई? पता कैसे चला कि मतलब पापा नहीं रहे? हाँ, एक कॉल आया था थाना से, नारायण सोढ़ी की फैमिली से बोल रहे हैं क्या, ये पूछ रहे थे। तो फिर हाँ, तो वो लोग बोले कि आपके पापा शहीद हो गए हैं, आपके पापा नहीं हैं, आपके पापा को गोली लगी है, बोल रहे थे। अच्छा, उन्होंने बोला कि वीरगति को प्राप्त हुआ। जी। ये कब की घटना थी? 2021। अच्छा, किस इलाके में मतलब गोली लगा था, कहाँ गए थे? तर्रेम में ड्यूटी था पापा का, तर्रेम के टेकलगुड़े में हुआ। अच्छा, तर्रेम के टेकलगुडम में ये इनकाउंटर हुई थी? जी। जहाँ पे गोली लगी थी? जी। तो फिर वहाँ से अब तक 2021, 22, 23, 24 इतने साल बीत गए, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली? हाँ, भाई को मिली है। आप लोग कितने लोग हो? एक भाई है और हम लोग 3 बहन लोग हैं। अच्छा, आप लोग 3 बहन हो और एक भाई है? भाई है जी। अनुकंपा भाई को मिला है। तो आप बहन क्या करती है?
कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, और एक जो बहन है वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। वो एक क्षण था, तो कैसा फील होता है कि आपके पिताजी ने वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बहादुरी से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी प्राण की जो आयु थी है वो देश के प्रति न्यौछावर कर दी। पापा को कीर्ति चक्र अवार्ड मिला है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र अवार्ड देके सम्मानित किया है। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पापा को कीर्ति चक्र अवार्ड देके बहुत बड़ा सम्मान किया है। 2023 को सम्मानित किया गया था जी। क्या बोला गया, कुछ बोला गया जब सम्मानित हुए? नहीं, वहाँ बात नहीं हुआ है। जब सम्मानित किया गया तो वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री सहित बहुत से ऐसे बड़े नेता लोगों की मौजूदगी होती है। जब सम्मानित कर रहे थे कीर्ति चक्र, उस वक्त कौन कौन नेता वहाँ पे मौजूद थे? प्रधानमंत्री थे, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जी थे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी थे वहाँ पे? जी थे, नरेंद्र मोदी जी। ये कहाँ पर आप लोग कौन कौन गए थे यहाँ से? मम्मी और हम लोग तीनों बहन लोग गए थे। तो यहाँ से किन के माध्यम से आप लोगों को भेजाया गया? कॉल आया था, टीआई सर फ़ोन किए थे, तो नारायण सोडी की फैमिली से हो क्या पूछे, तो हाँ बोले। तो यहाँ से टीआई सर लेके गए यहाँ से, फिर रायपुर से फिर एसपी सर, डीएसपी सर लोग लेके गए थे वहाँ से। अच्छा, मतलब पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कोऑपरेट किया था। यह बीजापुर से लेकर राजधानी रायपुर तक बीजापुर की पुलिस के द्वारा ले जाया गया, फिर वहाँ से जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा आप लोग को रायपुर से दिल्ली ले जाया गया। जी। दिल्ली क्या से गए थे? दिल्ली हम लोग फ्लाइट में गए थे। फ्लाइट में गए थे? अरे जी। तो पहली बार फ्लाइट में बैठे थे? जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, जब कीर्ति चक्र आपको दिया गया, कीर्ति चक्र, ये कीर्ति चक्र है, इनके पिता जो थे स्वर्गीय नारायण सोडी, उन्होंने माओवादियों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी प्राण की आहुति दे दी थी, देश के प्रति वो बलिदान हुए थे। तो वो कीर्ति चक्र से देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनके पूरे परिवार को सम्मानित किया गया। अब देख, नारायण सोडी है, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत समझने का। मैडम, क्या नाम है आपका? सुशीला सुशीला सोडी। तो आप अब कैसा, मतलब जब पता चला था वो शहीद हो गया तो कैसा लगा? तकलीफ तो हुई होगी। वो जाते समय 3 दिन का गश्त है बोल के गए हैं। मेरे को तबीयत खराब था जी। मैं तर्रेम जाके फ़ोन करेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे वो आएगा बोल के, फिर 3 दिन का गश्त है बोल के फिर घर से निकाले हैं उन लोग। फिर पापा फ़ोन नहीं कर रहे हैं, फिर उस दिन शहीद हो गए। पापा फ़ोन नहीं कर रहे हैं, मम्मी फ़ोन करेंगे बोल के बोले हैं, बोल के गुड़िया रंग बोले हैं। बोलने से मैं बोले उधर नेटवर्क नहीं है क्या आई के, इसलिए फ़ोन नहीं किए हैं बोल के। फिर दूसरा दिन 3 तारीख 3 बजे फ़ोन किए हैं उनका चाचा लोग, भाभी बोलने से क्या हो गया, बोले भैया लोग किधर गश्त गए हैं, भाभी बोलने से नहीं पता, इधर तर्रेम साइड गए हैं बोलने से, नहीं भाभी उधर भैया नहीं है, शहीद हो गए बोले। संभालिए आंटी, संभालिए। मेरे भैया नहीं है, शहीद हो गए, भाभी नहीं है मेरे भैया बोलने से पता चला है। फिर भी भैया नहीं है, भाभी बोलने से पता चला है। फ़ोन आ रहा है लेकिन नहीं, भैया को कुछ नहीं हो गया है। भैया को रायपुर लेके गए हैं बोल के कोई ऐसी बोले हैं। अब उन लोग ऐसी ज़्यादा सोचेंगे बोल के फिर इधर फ़ोन करके देख रहे हैं, उधर फ़ोन करके देख रहे, नहीं भैया नहीं है। उन लोग आधा जन मिले हैं, अब भैया का आता पता नहीं है। अब इधर उधर हो गए हैं, शहीद वाले डेड बॉडी इधर उधर हो जाती है, इधर उधर हो गए हैं। फिर उस साथ वाले फिर फ़ोन करने से उन लोग बोल रहे हैं भैया कहाँ हैं, भैया है क्या बोलने से नहीं पता भाभी, हम लोग इधर उधर हो गए हैं। अब वो किसको क्या हो गया है, किसको गोली लगा, किसको अब क्या हो गया नहीं पता बोलने से हम लोग इधर उधर फ़ोन करके अब डर मर के उन लोग भी फ़ोन लग रहा है लेकिन नहीं उठा रहे हैं। अब कैसा बोलेंगे बोल के बोलने से सब
को अब घायल वालों को ला रहे हैं अस्पताल, हम लोग जा रहे हैं अपना अपना। आदमी को पहचानो बोलने से। फिर इनका चाचा लोग बोले हैं नहीं भाभी भैया नहीं है, बोलने से पता चला है 4 बजे। फिर उस दिन नहीं दिया, नहीं लाए हैं, फिर दूसरा दिन लाए। अच्छा, दूसरा दिन डेड बॉडी दी जी, वहाँ से तर्रेम से, तर्रेम टेकलुगुड़ा। जी नहीं मिला है भैया बोल के। अब उन लोग डर मर के अब मिले हैं क्या है, उन लोग नहीं बताए हैं ना। फिर उस दिन नहीं दिए, नहीं लाए हैं, फिर दूसरा दिन लाए। अब कितना समय लाए, हेलीकॉप्टर से लाए, अस्पताल रखे हैं, क्या है कि वो नहीं दिए। फिर दूसरा दिन सोडी की धर्मपत्नी से हम बात कर रहे थे। इनकी आंखें नम हो चुकी थी, इनके साथ मैं भी भावुक हो चुका था। ये क्षण और ये पल ऐसा होता है जब स्मरण करने की कोशिश की जाती है, जब घटना घटित होती है उस चीज़ को पुनः स्मरण करने की कोशिश की जाती है तो वाकई आंखों में नम और आंसू छलकने लगते हैं। दर्द जो है खुलकर बयां करने लगती है कि वो आप बीती वो पल जब अपने बीच में कोई मुखिया अपने बीच से शहीद हो जाता है, चला जाता है हमेशा के लिए, तो वाकई वो पल और वो चीज़ें जिन उनसे जो जुड़ी हुई वो यादें बार बार स्मरण होती है और कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ है वो देने लगती है। ऐसे में जिनके बारे में, जिनकी कहानी, जिनकी जीवन परिचय मैं बताया मैंने आपको, उनके बारे में मैं बता दूं। जिस इलाकों पे उनकी मुठभेड़ चल रही थी, 2021 की बात है, तर्रेम और टेकलुगुडम, वो पूरा जो इलाका है मोस्ट वांटेड जो हिडमा है उसका बताया जाता है। उस इलाके पे जब भी इनकाउंटर या फिर मुठभेड़ होती है उस दरमियान जिस तरीके से जवानों की वहाँ आमद होती है, मुँह तोड़ जो जवान है देश के, जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात होते हैं, जब भी उस इलाके पे वो मुँह तोड़ जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं लड़ते लड़ते वीर गति को वो उनकी शहादत हो जाती है। कहीं ना कहीं देश के प्रति उन्होंने बलिदान, अपना जो प्राण है उन्होंने आहुति दी है और न्यौछावर किया है। यही वजह है कि आज भी उनका नाम हम और आपके बीच में वो हमेशा याद आते रहते हैं। तो आज उनकी परिवार के साथ उन्हीं की आप बीती, उन्हीं की कहानी, उनकी परिचय, उनकी जीवन में हमने प्रकाश डालने की कोशिश की कि किस तरीके से उन्होंने फोर्स में वो आए। 2005 का वो समय बीजापुर, वाकई उस वक्त का बीजापुर 2005 में सल्ला जुडुम की जब शुरुआत हुई थी उस दरमियान इन्होंने अपना घर छोड़ा था। घर एक ऐसे इलाके पे था, उसूर ब्लॉक के अंतर्गत पुन्नूर एक ऐसा इलाका है जो कि बेहद माओवाद ग्रस्त इलाका है, यूँ कहें कि माओवादियों का आधारशिला वाला इलाका है। उस इलाके पे माओवादियों की मौजूदगी हमेशा होती थी। यही वजह है कि कहीं ना कहीं पुलिस सहयोगी कहे या फिर उस इलाके पे रहना है तो माओवादियों का एक तरीके से हुकूमत उस समय एक तरीके से देखा जाता था, प्रभाव उनकी होती थी उस इलाके से। जब 2005 में वो आवापल्ली जो है उसूर ब्लॉक का मुख्यालय पड़ता है, मुख्यालय के थाना में वो पहुँचे थे। वहाँ से 2005 में एसपीओ के पद पर काबिज होकर देश के लिए सेवा करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके पश्चात धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद जिस तरीके से गति बाई गति वो बढ़ते गए, प्रगतिशील होकर आगे बढ़ते, वो देश की सेवा करते गए। यही वजह है कि वो आरक्षक से जो बड़े पद पर भी काबिज हुए। काबिज होने के पश्चात बीजापुर, आवापल्ली से निकलकर वो बीजापुर आए। बीजापुर में प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद माओवादियों के खिलाफ एक तरीके से वो अलग अलग इलाकों पे अपनी जो मोर्चा है वो खोलते थे। कईयों बार ऐसा होता था वो जब भी लड़ाई होती थी माओवादियों के खिलाफ, जब भी गश्त पे निकलते थे, सर्चिंग पे निकलते थे, वो मोर्चा भी कईयों बार उन्होंने संभाला है। जिस तरीके से विस्तृत सूत्र के अनुसार जो जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार अगर बात की जाए, जब इनकी शहादत इन्होंने दिया वो वर्ष 2021 का है। तर्रेम और टेकलुगुडम वो ऐसे इलाके हैं, मैंने पहले भी कहा कि वो बेहद माओवादियों का प्रभावशील वाला इलाका है। उस इलाके पे पुलिस के जो जवान हैं उनकी मौजूदगी में नक्सली की एक जो टुकड़ी है उस इलाके पे थी। हालांकि पुलिस और जवानों के बीच में, पुलिस के जो जवान और माओवादियों के बीच में एक तरीके से ज़बरदस्त जो मुठभेड़ है वो हुई। मुठभेड़ में लड़ते लड़ते वीर गति को, बहादुरी और साहसी के साथ वो वीर गति को स्वर्गीय जो नारायण सोडी है वो वीर गति को वो चले गए। ऐसे में उन्होंने अपनी प्राण की जो न्यौछावर है वो उन्होंने वहाँ पे बलिदान किया है। यही वजह है कि आज भी उनको स्मरण की जाती है, किस तरीके से उनका जीवन रहा, किस तरीके से उन्होंने जीवन व्यतीत किया। आज भी उनके चले जाने से उनका परिवार सहमा हुआ है, लेकिन आज भी उनकी जो बच्ची है उनसे, उनकी जो पुत्री है उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा, न्यूज़ नेशन में एक्सक्लूसिव उन्होंने ये कहा कि हमें गर्व होता है हमारे पिता पे, क्योंकि उन्होंने देश के प्रति उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है।
ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा परिचय आपने देखा कि एक जवान किस तरीके से संघर्ष करता है, संघर्ष करके किसी इलाके से किसी इलाके तक पहुंचता है, उसके पश्चात लड़ते लड़ते अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो वाकई घर परिवार में एक तरीके से समा वाली स्थिति भी होती है। लेकिन इनको प्राउड है अपने पिता पर, इनकी पत्नी को प्राउड है अपने पति पर, इनके जो भाई हैं इनको प्राउड है अपने बड़े भाई पर। भरत बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।